नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल में उसने जिस तरह से उन राज्यों में अपनी सरकारें बनाई जहां उसके पास पर्याप्त विधायक नहीं थे या फिर वो वहां पर सबसे बड़ी पार्टी नहीं थी, कहने का मतलब ये कि उसके लिए एक फ्रेज का, एक मुहावरे का इस्तेमाल किया गया, ऑपरेशन लोटस। यानी उन जगहों पर भी उसने सरकार बनाई, दूसरी पार्टियों के विधायकों को अपने तरफ करके, दूसरी पार्टियों के विधायकों को तोड़कर, पार्टियों को तोड़कर और कई बार पार्टियों को अपनी तरफ दूसरे गठबंधन से तोड़कर। जो ये फेनोमेना था उसको कहते हैं ऑपरेशन लोटस। और अब 10 साल में पहली बार यह हुआ कि जब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार केंद्र में बनी है, तो अब वो वहां भी अपने पूर्ण बहुमत की कोशिश में लगी हुई है। यानी ऑपरेशन लोटस को अब वो एनडीए के भीतर अंजाम देने का प्रयास कर रही है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। चूंकि उसके पास बहुमत नहीं है, 240 सांसद ही हैं लोकसभा में और 272 सांसद चाहिए। सहयोगी दलों के साथ 272 की संख्या तो प्राप्त कर ली है, लेकिन वो चाहती है कि ये 272 तक कम से कम उसको पहुंचा सके। हालांकि बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए कई पार्टियों में कई तरह से तोड़फोड़ करनी पड़ेगी, लेकिन कोशिशें इसकी शुरू हो गई हैं। और ये शुरुआत, ये बताई जा रही है कि शुरुआत हो रही है बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी, पासवान, जो चिराग पासवान जिसके अध्यक्ष हैं, उस पार्टी की ओर से, और उसके पास 5 सांसद हैं। दावा किया जा रहा है कि उसका एलजेपी के कई सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। अब ये संपर्क में है या नहीं है, इसकी कहीं से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कई तरह के बयान आए हैं। आरजेडी के कुछ नेताओं की तरफ से ये खुले तौर पर कहा गया है। हालांकि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है तो आरजेडी के नेताओं को कैसे पता चला, या ये भी हो सकता है कि वो आरजेडी या इंडिया गठबंधन के भी संपर्क में हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में होने की बातें आ रही हैं। और इस वजह से भी आ रही हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से एलजेपी के नेता चिराग पासवान सरकार के कई फैसलों से अलग उन्होंने अपना एक स्टैंड रखा हुआ है। तो इस मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब एनडीए के भीतर ही ऑपरेशन लोटस की कार्रवाई को चलाना चाह रही है, ताकि वो अपने लोकसभा में अपना जो बहुमत है उसको पूरा कर सके। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, रोज की तरह। अमलेंदु जी, ये इसमें सफल हो पाएगी? क्योंकि गैप जो है 240 और 272 के बीच का बड़ा है, और कोई जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनमें भी कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसके पास इतने ज़्यादा मात्रा में सांसद हों, ज़्यादा संख्या में सांसद हों। इस स्थिति में जो 5 सांसदों वाली एलजेपी की तरफ भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें हो रही हैं, वो क्या दिखा रही हैं? क्या बहुमत प्राप्त करने की कोशिश है, या फिर चिराग पासवान को कोई मैसेज दिया जा रहा है कि आप सरकार से अगर अलग स्टैंड लेंगे, अलग रुख करेंगे, तो फिर आपके अपने सांसदों को भी अपनी तरफ खींचा जा सकता है? देखिए समीर जी, चिराग पासवान के 5 सांसदों से भारतीय जनता पार्टी का भला तो नहीं होने वाला है, जाहिर सी बात है। और पूरी 272 पाने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन लोटस चलाना पड़ेगा। वो एनडीए में भी चलाना पड़ेगा, एनडीए के बाहर भी चलाना पड़ेगा। तो एनडीए के बाहर अभी संभावनाएं दिख नहीं रही हैं, चूँकि एनडीए के बाहर जो है सबको लग रहा है कि सरकार चंद दिनों की मेहमान है। हाँ। और ये कभी भी गिर जाएगी, मोदी जी खुद इसको गिरा सकते हैं, ये बाहर चीज़ें तैर रही हैं। अब तो एनडीए वाले अब तो उधर जाने की कोशिश में लगे हैं, फिराक में लगे हैं, उधर फिराक में लगे हैं। और सिर्फ चिराग पासवान का मसला ही नहीं है, जेडीयू का भी बातें आ रही हैं, बहुत खामोशी के साथ चीज़ें चल रही हैं, इस तरह की बातें आ रही हैं। अभी अब कितना परवान चढ़ती हैं और नहीं चढ़ती हैं वो एक बात का मसला है, लेकिन जो चर्चाएँ अभी तैर रही हैं उनके आधार पर कहा जा सकता है कि इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। चिराग पासवान की भी 2-3 चीज़ें ऐसी आई जो बीजेपी को शायद लगा कि वो सीधे सीधे बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आंख दिखा रहे हैं, या वो अपनी राजनीति जो है अलग से करना, जो उनकी रही है उनकी पार्टी की, उस पर आगे बढ़ना चाहते हैं, और भाजपा का जो कोर हिंदुत्व का एजेंडा है उस पर नहीं टिकना चाहते हैं। उसको लेकर उनसे नाराज़गी थी, और चिराग पासवान ने मुखर होकर बीजेपी की कई नीतियों का विरोध कर दिया। जैसे कि वक्फ बोर्ड पे आया तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि ये
के खिलाफ पहले आए, अब इस पर हम चर्चा होगी, उसके बाद फिर इस पर हम हाँ या ना की बात करेंगे। जातिगत जनगणना के सवाल पे भी चिराग पासवान का रुख इंडिया गठबंधन से मिलता जुलता है। तो बहुत लेटरल एंट्री को लेकर बड़े मुखर लेटरल एंट्री को लेकर बहुत मुखर थे। सबसे पहले देखा जाए तो उनकी ही आवाज़ आई, उसके बाद दूसरे लोगों की, मतलब विपक्ष की भी आवाज़ उसके बाद ही आई इसको लेकर। तो चिराग पासवान ने जिस तरीके से मुद्दे उठाए, उसने मोदी सरकार को जो था वो संकट में डाला। और कम से कम 2 फैसले ऐसे थे मोदी सरकार के जो मोदी सरकार को एक तरफ से यू टर्न लेना पड़ा या उनको वापस लेने पड़े। एक तो लेटरल एंट्री वाला और दूसरा जो था वो वक्फ बोर्ड वाला जो जेपीसी को चला गया। दोनों मसलों पे चिराग पासवान बीजेपी के खिलाफ खड़े होते नजर आए थे। तो अब ये चिराग पासवान को संदेश देने की कोशिश शायद की जा रही है कि आप अगर हमारी नीतियां जो है, मतलब बीजेपी का जो एजेंडा है, अगर उसको आप फुलफिल नहीं करेंगे और उस पर अगर आप खामोशी नहीं बरतेंगे तो फिर ये ऑपरेशन लोटस आपके यहाँ चलेगा जैसे कि पहले चल चुका है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो चिराग पासवान उसके शिकार पहले भी हो चुके हैं। हाँ, पहले हो चुके हैं। पार्टी उनकी अब अपने पास नहीं है, उनकी पार्टी उनके चाचा के पास है। और ये दूसरी पार्टी उनको मिली है जिसके अभी कोष्ठक मिला है रामविलास में, यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, लोक जनशक्ति पार्टी उनके चाचा पशुपति पारस के पास में है। और देखिए बीजेपी ने खेल क्या किया, पहले तो चिराग पासवान का सामान निकाल के सड़क पर फेंकवाया गया, पार्टी उनकी छीन ली गई, उनके सांसद भी उनसे छीन लिए गए, चाचा को मंत्री बना दिया गया। चिराग पासवान बेचारे रोते रहे, सड़क पर खड़े हुए, उनका सामान पड़ा हुआ है, भारत का संविधान और रामविलास पासवान का चित्र था वो सड़क पर पड़ा हुआ, वो खूब वीडियो वायरल हुआ। तो अब चिराग पासवान को फिर ये समझाया जा रहा है कि आपके साथ ऐसा किया जा सकता है, फिर से किया जा सकता है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही जो है आकर के मिले हैं अमित शाह से पशुपति पारस। और उसके बाद ये चर्चाएं बहुत तेजी से शुरू हो गई। और पशुपति पारस जो है वो जायसवाल नेता हैं बीजेपी के वहाँ बिहार के, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है, शायद दिलीप जायसवाल, हाँ उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद फिर अमित शाह से मुलाकात हुई है। उसके बाद ही ये कयास जोरों से लगने लगे थे कि ऑपरेशन लोटस जो बीजेपी का चलेगा वो सबसे पहले अपने ही साथियों के ऊपर चलेगा। और ये उसकी पहले की रणनीति भी रही कि वो अपने ही लोगों को किस तरीके से तबाह इस तरह का इतिहास रहा है। और खुद रामविलास ये चिराग पासवान के साथ ऐसा हो चुका है जैसा अभी अमलेंदु जी बता रहे थे। तो इसलिए ये आशंकाएं प्रबल हैं और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और तमाम दूसरे सहयोगी दल उनको भी किस तरह से कमजोर किया पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने, ये किसी से छिपा नहीं है। बिहार में ही कितने पार्टियों को, चाहे वो वीआईपी पार्टी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, और इसके अलावा खुद चिराग पासवान की जो पार्टी थी और जो लोक जनशक्ति पार्टी, उसको भी तोड़ा गया पिछले कार्यकाल में। तो इसलिए ये चीज कोई बहुत मुश्किल नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और अगर ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि उनके सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत आश्चर्यजनक घटना होने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से कभी किया नहीं है। हालांकि चिराग पासवान अभी भी इस बात को लेकर आशान्वित हैं कि उनकी पार्टी के सांसद उन्हीं के साथ हैं, वो इधर उधर डिगने वाले नहीं हैं। क्या कहते हैं चिराग पासवान, सुनते हैं एक बार उन्हें। कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये जो सोच ये लोग रखते हैं ना कि भैया बार बार एक ही पैंतरा आजमा लिया जाएगा, मेरे पार्टी के सांसद खुद इस बात का स्पष्टीकरण दे चुके हैं। हर कार्यक्रम में मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर भी उन्हीं लोगों की सहमति थी। तो जो लोग सोचते हैं कि भैया इस तरीके की सोच या इस तरीके के र्यूमर्स को हवा देकर चिराग पासवान को डरा लिया जाएगा, ये कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। ये जो सोच है, जो मंशा है चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बढ़ते प्रभाव को इस तरीके के र्यूमर से डरा कर रोक लेने की विपक्ष की ये सोच कभी धरातल पर नहीं उतरेगी। तो चिराग पासवान को भरोसा है कि उनकी पार्टी के जो सांसद हैं वो कहीं इधर उधर डिगने वाले नहीं हैं, उन्हीं के साथ रुके रहेंगे। हालांकि एक बार वो झटका खा चुके हैं और पार्टी उनकी छीन ली गई। उनके परिवार के बीच में ही ये फ्रैक्शन हो गया, विभाजन हो गया। चाचा के पास ओरिजिनल पार्टी चली गई और उनके पास जो पार्टी आई उसको उसका नाम हुआ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। लेकिन अब लोकसभा चुनाव से पहले मामला उलट गया और जिस पशुपति पारस को और उनकी जो पार्टी थी तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उनको मिनिस्टर बनाया था, उनसे अदावत हो गई और एक बार फिर
चिराग पासवान को महत्व मिला। लोकसभा चुनाव के समय चिराग पासवान की पार्टी से एनडीए का गठबंधन हुआ, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ और चिराग पासवान को तो खैर उसका फायदा ही हुआ, मंत्री भी अब बन गए हैं। लेकिन जिस तरह से वो लगातार सरकार के खिलाफ स्टैंड ले रहे हैं, रुख अख्तियार किए हुए हैं, कई ऐसे मामले आए जिसमें उन्होंने एनडीए सरकार के से अलग अपना एक बयान दिया या विचार रखा है। क्योंकि उन्हें अपनी राजनीति भी करनी है, अपना उनका जो राजनीतिक जनाधार है वो जिस तरीके से वहां पर काम कर रहा है, उसको क्या जरूरत है, किस तरह से उनको करना है, उस आधार पर उन्होंने तय किया। लेकिन शायद उन्होंने आंख दिखाई है तो अब भारतीय जनता पार्टी भी उनको ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपके साथ क्या किया जा सकता है। और भले ही कितना भी भरोसा है, लेकिन सही बात है कि अभी जो एनडीए में जो घटक दल हैं, पार्टियां हैं, उनमें सबसे सॉफ्ट टारगेट अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई हो सकता है तो वो चिराग पासवान की पार्टी हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। और ये अब आशंकाएं जताई भी जा रही हैं कि उनके पार्टी के सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। हालांकि कई सांसदों की तरफ से भी ये बयान आया है कि वो ऐसा नहीं हो सकता है, वो अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब तक कुछ होता नहीं है तो उसके पहले कोई भी सांसद या कोई भी नेता इस तरह की बातें नहीं करता है। बहरहाल ये एक जो ऑपरेशन लोटस की कार्रवाई अब भारतीय जनता पार्टी एनडीए के घटक दलों के भीतर कर रही है, उससे अमलेंदु जी जाहिर सी बात है कि दूसरे घटक दल भी इस समय चिंतित हो गए होंगे। निश्चित तौर पर उन्हें भी अब आशंका ये दिखाई पड़ रही होगी कि अगर चिराग पासवान की पार्टी के साथ हो सकता है तो आने वाले दिनों में उनके साथ भी हो सकता है। देखिए समीर जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि और घटक दल जो हैं एनडीए के वो अब चिंतित हो गए होंगे और उनको लग रहा होगा। खासतौर से जो चिंतित होने वाले हैं उनमें दो प्रमुख हैं, एकनाथ शिंदे और दूसरे नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड। यानी शिवसेना एकनाथ शिंदे की और नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड। अगला टारगेट बीजेपी का ये होंगे चिराग पासवान पे ऑपरेशन लोटस कामयाब होने के बाद। और शायद महाराष्ट्र के चुनाव तक एकनाथ शिंदे पे रुका जाएगा। महाराष्ट्र चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे के सांसदों पे ये ऑपरेशन लोटस फिर होगा। जो चूँकि महाराष्ट्र में जब चुनाव के परिणाम आएंगे और एक तरीके से कहा जाए वो लाभप्रद नहीं होंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसके बाद फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना पे भी ऑपरेशन लोटस होगा और एकनाथ शिंदे भी इसको वहाँ अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। यहाँ दिलचस्प मामला ये है समीर जी कि ये चिराग पासवान साहब जो हैं ये पहले मोदी जी के हनुमान थे। पहले इनका इस्तेमाल किया गया विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ कि नीतीश कुमार को नीचे लाया जाए और उसमें भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी भी मिली। हालांकि उसकी वजह से सभा में इन्होंने सारे जगहों पे प्रत्याशी खड़े किए और उसकी वजह से सीट भले ही एक भी नहीं जीते, लेकिन उसकी वजह से नीतीश कुमार को नुकसान हुआ और आरजेडी को भी नुकसान हुआ। ऐसा नहीं है कि आरजेडी को उससे कोई फायदा हो गया, लेकिन बीजेपी का फायदा ये हुआ कि नीतीश कुमार वहाँ कमजोर हो गए विधानसभा में, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो गई। लेकिन उसके बाद रामविलास पासवान जी के सुपुत्र जो हैं ये इनको हनुमान बनने का जो था वो फायदा नहीं मिला और इनकी ही पूंछ में आग लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। इनकी पार्टी तोड़ के इनके चाचा को मंत्री बना के और इनके सारे सांसद छीन के, और फिर ये जो थे उनका सामान सड़क पे पड़ा हुआ रहा। अब जो इनके चाचा हैं उनको विधानसभा इससे लोकसभा चुनाव से पहले उनके साथ भी यही खेल किया गया। अब उनको सड़क पे ला दिया भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि लगा कि चुनाव में चिराग पासवान ज़्यादा लाभप्रद होंगे बजाय चाचा के, तो यहाँ हो गया। अब चिराग पासवान ने जिस तरीके से कई मुद्दों पर असहमति बीजेपी के साथ जताई, खासतौर से बीजेपी के कोर इशूज़ थे उनसे असहमति जताई, उसके बाद फिर ऑपरेशन लोटस की कार्रवाई शुरू हुई और फिर पींगे बढ़ाई जाने लगी चाचा के साथ में। चाचा पहले घोषणा कर चुके थे कि वो बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अपना दफ्तर जो थे वो झाड़ पोछ के तैयार हो गए थे, वहाँ जाके बैठ गए थे दफ्तर झाड़ पोछ के। दफ्तर झाड़ा पोछा उन्होंने तैयार हुए, तब तक संदेशा पहुँच गया कि मिल लीजिए अमित शाह जी से। तो मुलाकात हुई अमित शाह जी से, उनकी ये खबरें आ रही हैं कि उनके अमित शाह जी से मुलाकात हो चुकी है। मुलाकात में क्या बात हुई और क्या हुआ ये तो अमित शाह जी जाने और चाचा जाने, पशुपति पारस साहब जो हैं। लेकिन इससे साफ तौर पे चिंताएं जो हैं वो अब चिराग पासवान के चेहरे पे समीर जी पड़ी आ रही हैं। चिराग पासवान अभी जो है वो फिर से चुने गए हैं अध्यक्ष अपनी पार्टी के, और कल ही जो थे वो पटना पहुंचे थे और हाजीपुर पहुंचे थे, वहाँ जाके जन्माष्टमी के कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा भी लिया था। तो पटना पहुंचने पर उनका बड़ा जोरदार स्वागत भी हुआ था, लेकिन वो स्वागत जो है उसमें एक तरीके का तुरंत रंग में भंग डालने का काम बीजेपी ने इस तरीके से कर दिया। अब चिराग पासवान जो कह रहे हैं वो हालांकि कह तो ये नहीं कि डराया नहीं जा सकता और कह रहे हैं कि विपक्ष नहीं इन रूमर से डरा सकता, लेकिन ये संदेश वो विपक्ष को नहीं, ये संदेश जो वो
मोदी और शाह को देना चाहते हैं कि आप हमको इस तरीके से डरा नहीं सकते हैं कि आप हमारे सांसद तोड़ के ले जाएंगे। अब ये समझा सकता है कि ये धमकी एक तरीके से है मोदी शाह को। और विपक्ष तो उनको डरा भी नहीं रहा है। जिन आरजेडी के राष्ट्रीय जनता दल के जिस नेता ने ये दावा किया है कि एलजेपी के सांसद यानी चिराग पासवान की पार्टी के सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, उन्होंने तो खुद ही ऑफर किया है कि आप आइए और आरजेडी के साथ और इंडिया गठबंधन के साथ। बहरहाल बिल्कुल सही कह रहे हैं अमलेंदु जी कि ये चिराग पासवान ने भी जो बयान दिया है या उन्होंने जो एक संदेश दिया है वो भारतीय जनता पार्टी को ही दिया है कि वो इस तरह से बार बार नहीं कर सकते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बार बार वो भारतीय जनता पार्टी ने सहयोगी दलों के साथ ऐसा किया, सहयोगी दल टूटे, एक खेमे को एक बार लिया फिर दूसरे खेमे को लिया, ऐसा वो पिछले 10 साल में करती आई है। लेकिन यह भी सही बात है कि ऐसा उसने तब किया जब उसे केंद्र सरकार में कोई चिंता नहीं थी, उसके पास पर्याप्त संख्या में सांसद थे, यानी अकेले उसका, वो सरकार भले एनडीए की थी लेकिन अकेले उसका लोकसभा में बहुमत था। पर अब स्थितियां दूसरी हैं और इसीलिए घटक दलों की ओर से तमाम फैसलों पर आपत्तियां लगातार जताई भी जा रही हैं। पिछले 10 साल में ऐसे मौके नहीं देखने को मिले। अब ये स्थिति है और इन स्थितियों में अगर चिराग पासवान की बात को ये समझा जाए, उसके अर्थ निकाले जाएं, तो इसमें गलती भी नहीं है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। और अब तो कम से कम इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि उस तरह का खेल वो वैसे ही खेल सके जैसे पहले खेला करती थी। 240 सांसद उसके पास हैं। अगर ये आशंकाएं पार्टियों में ये जोर पकड़ने लगे कि ऐसा हो सकता है कि उनके साथ भी हो जाएगा, तो कभी भी ये पार्टियां उससे अपना समर्थन वापस ले सकती हैं। समर्थन वापस लेने का सीधा मतलब है सरकार का चले जाना, और सरकार ये कतई नहीं चाहती कि सरकार चली जाए। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि सरकार उनके हाथ से खिसकने पाए, वो सरकार से बाहर हो, बेदखल हो किसी भी स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है अमलेंदु जी की इतना बड़ा कोई फैसला शायद न ले पाए और या फिर लेने की कोशिश ना करें। अगर उसको कहा जाए तो लेने का दुस्साहस न करें, क्योंकि सीधे तौर पर यहां केंद्र सरकार के चले जाने का डर है। और क्योंकि अगर उसमें चाहे जेडीयू हो चाहे तेलुगु देशम पार्टी हो, इनमें से किसी भी एक पार्टी ने अगर हाथ खींच लिया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगी सरकार में बने रहना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुश्किल हो जाएगा। और जिस तरह से विपक्ष के नेता लगातार ये कहते भी आ रहे हैं कि सरकार चलने वाली नहीं है, जाने वाली है, तो ये आशंकाएं ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल हवा में है। इनके पीछे लॉजिक है, कोई ना कोई तर्क है, चीजें सामने दिखाई पड़ रही हैं। और इन स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सबसे जरूरी मुद्दा है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि केंद्र की सरकार का बनाए रखना, सरकार को किसी भी स्थिति में न खोना। इसके लिए वो सहयोगी दलों के तमाम दबाव के आगे भी झुक रही है, अपने फैसले वापस ले रही है, उन मुद्दों पर भी अपने सहयोगी दलों का समर्थन करने को तैयार है जिन मुद्दों पर वो कांग्रेस पार्टी को या विपक्षी दलों को चुनाव से पहले तक घेरा करती थी। तो क्या इन स्थितियों में ऐसा ये हो सकता है कि इतना बड़ा दुस्साहस पार्टी करे अमलेंदु जी, कि एक पार्टी को तोड़ने की कोशिश करे और दूसरी तरफ उसकी जो बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो जेडीयू हो, तेलुगु देशम पार्टी हो, वो उससे पीछा छोड़ा ले, हाथ खींच ले? देखिए समीर जी, भारतीय जनता पार्टी असल में जो लग रहा है वो कई स्तर पर काम कर रही है और ऑपरेशन लोटस उसके चालू है केंद्र में। कल ही वाईआरसीपी कांग्रेस जो उसके 2 राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दिया है। अब ये जाहिर सी बात है कि इस्तीफा समय से पहले कोई सांसद क्यों दे देगा, वो भी राज्यसभा का, मतलब जिसके लिए मारामारी होती है और तमाम रास्ते अपनाए जाते हैं राज्यसभा में पहुंचने के लिए, उस पर अगर विपक्ष के 2 सांसद त्यागपत्र दे रहे हैं राज्यसभा से, तो जाहिर सी बात है कि अब वहाँ बहुमत चूंकि हो गया है तेलुगु देशम पार्टी का, तो फिर वहाँ से इस तरीके से अब वहाँ से उपचुनाव में बीजेपी के आ सकता है। तो ये समझौता किया जाएगा कि वहाँ से सांसद बीजेपी के चुनकर आए ताकि बहुमत राज्यसभा में एनडीए का हो जाए और वहाँ संख्या बढ़ जाए। लेकिन इसके साथ साथ लोकसभा में चूंकि बहुमत नहीं है और बैसाखियों पर टिकी हुई है सरकार, तो लोकसभा में भी संकट बना रहता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में भाषण देने नहीं पहुँच पा रहे हैं, वरना तो भाषण देने का अवसर कोई चूकते नहीं है प्रधानमंत्री। हाँ, तो अब वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तो इसलिए कि चूँकि वहाँ बहुमत नहीं है, विपक्ष बहुत हावी है। तो अब ये अच्छा, विपक्ष पे अगर करते हैं ऑपरेशन लोटस लोकसभा में, तो वो टेढ़ी खीर हो सकता है, चूँकि वो जनता से चुन के आएगा और फिर उसकी रिएक्शन ज़बरदस्त तरीके से होगा। और जो माहौल 2024 के लोकसभा चुनाव में बना था, 4 जून 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए वो माहौल और खराब ही हुआ है। तो यानी लोकसभा में
सीटें खाली कराकर और किसी को शामिल करने का भारतीय जनता पार्टी को लाभ नहीं होगा, क्योंकि जो सीट खाली कराई जाएगी उस पर भी लाभ विपक्ष को ही होगा। तो इसलिए ये रिस्क नहीं लेगी। रिस्क जो लिया जाएगा वो रिस्क लिया जाएगा इसी तरीके से कि एलजेपी जो है उसको तोड़ा जाए, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को तोड़ा जाए, जेडीयू को तोड़ा जाए। तो अब पहले छोटे दलों पे काम होगा, जेडीयू को भी तोड़ना इस तरीके से इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो विधानसभा में भी है, वहाँ सरकार चल रही है, वहाँ बीजेपी सरकार में शामिल है, तो वहाँ पिछले दरवाजे से काम किए जाएंगे। नीतीश कुमार को डराया जाएगा कि हमने ललन सिंह को अपने साथ मिला लिया है, कि हमने केसी त्यागी को अपने साथ मिला लिया, इस तरह की बातें की जाएंगी। और वो होंगी नहीं होंगी वो तो जाने कि कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, लेकिन इस तरह की बातें होंगी ताकि नीतीश कुमार के ऊपर भी दबाव बना रहे। इधर देखिए नीतीश कुमार बहुत खामोश नजर आ रहे हैं काफ़ी समय से, आपको लग रहा होगा। तो नीतीश कुमार भी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि इसका मतलब कुछ ना कुछ महावी ऑपरेशन लोटस जैसी कार्रवाई होगी, क्योंकि ललन सिंह अगर वक्फ बोर्ड के बिल पर बीजेपी के समर्थन में इतना जमकर बोलते हो, इतना आगे बढ़कर बोलते हैं कि कोई बीजेपी का मंत्री और सांसद जो वो भी इतना उसके पक्ष में नहीं बोलता है, तो ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कुछ दाल में काला है ललन सिंह को लेकर बीजेपी के अंदर। और उसके बाद फिर ललन सिंह को लेकर जेडीयू में काफ़ी विद्रोह के स्वर भी देखने को सुनने को मिले, और ये लोगों ने कहा कि पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर के उन्होंने बोला है। और फिर शायद सूचना मिल गई कि जब जेडीयू इससे असहज है, फिर वो जेपीसी में तुरंत भेज दिया गया, फिर उस पर मतदान नहीं कराया गया। तो समीर जी कई स्तर पर बीजेपी इस पर काम करेगी। तो चिराग पासवान एक तो स्वाभाविक तौर पर पहला निशाना इसलिए है कि वहाँ बिहार में चुनाव है, तो अब पासवान की उस तरीके से ज़रूरत उसका न्यूट्रलाइज करने के लिए पशुपति पारस को साथ में लिया जा सकता है। जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि मैं भी अमित शाह से जाकर के मिलूंगा, तो जीतन राम मांझी भी चिराग पासवान के खिलाफ रहते हैं, तो उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चिराग पासवान को न्यूट्रल करने के लिए वहाँ आसानी से ऑपरेशन लोटस अभी चल सकता है, और उसके जरिए संदेश भी दूसरे दलों को, मतलब एनडीए के दलों को चला जाएगा कि अगर आप बीजेपी के एजेंडे पे काम नहीं करेंगे तो आपके साथ हम ये कर सकते हैं। ये संदेश सबको चला जाएगा, और बाद में फिर जो धीरे से एकनाथ शिंदे के ऊपर कार्रवाई होगी, मतलब ऑपरेशन लोटस चलेगा, उसके बाद फिर धीरे से चल जाएगा जेडीयू के ऊपर। ये इंतज़ार किया जा रहा है मुझे लगता है विधानसभा चुनाव का, कि ये चुनाव हो जाए, उसके बाद फिर इन सब पे भी इस तरीके से चलेगा। अब ये चेतने का समय एनडीए के दलों के है समझिए, कि वो अपने को संभाल के रखें, और इस सरकार के कितने साथ जाते हैं ये देखना होगा, किस हद तक आप साथ में जा रहे हैं और कहाँ तक आप साथ में जा रहे हैं। बिल्कुल, ये आप बात सही कह रहे हैं अमलेंदु जी, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। पर एक बड़ा सवाल यही है जिसकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे थे, कि अगर ये चीज़ें पिछले कार्यकालों में होती तो शायद ये बहुत आसान होती, इसमें कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं थी, और भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश करती। यहाँ तक होता कि ये तो परोक्ष रूप से चिराग पासवान को बताने की कोशिश है, पहले तो सीधे तौर पर भी बता दिया जाता था, लेकिन ये 240 सीटों का ही प्रभाव है कि भारतीय जनता पार्टी ये बहुत सारे उस तरह के फैसले नहीं ले पा रही है जिस तरह के फैसले वो पिछले 10 साल में लिया करती थी। ये भी मसला ऐसा है कि ये कोशिशें तो चल रही हैं, लेकिन ये कोशिशें कब बैकफायर कर सकती हैं इसका अंदाज़ा भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से है। इसलिए ये दिखाई पड़ रहा है कि उसको इस बात का अंदाज़ा है, क्योंकि पिछले 2 महीने में जिस तरह से उसके तमाम फैसले रहे हैं, अपनी चीज़ों पर, अपने फैसलों पर, अपने जो उन्होंने काम किए उसको वापस लेना, ये दिखा रहा है कि सहयोगी दलों का दबाव उनके लिए मायने रखता है, और सहयोगी दल किसी भी स्थिति में इस समय उस पर हावी है। हावी इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी सहयोगी दल को खोने का वो रिस्क इस समय नहीं उठा पाएगी, क्योंकि उसके पास अपनी मेजॉरिटी नहीं है, और जो एनडीए के साथ भी मेजॉरिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि किसी भी एक दल को, वो भी जेडीयू या जेडीयू जैसे बड़े दल को अगर वो नाराज़ कर लें या उनके भीतर वो तोड़ फोड़ की कोशिश करते रहें और उसके नेता चुप बैठे रहें, तो शायद ये स्थिति नहीं होगी। क्योंकि अमलेंदु जी एक बात ये भी है कि ये लोकसभा चुनाव के बाद 4 जून के बाद जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, इन दोनों लोगों की जैसी तुलना हो रही है, राहुल गांधी के पक्ष में जिस तरह से माहौल बन रहा है, आम जनता जुड़ रही है, एक भविष्य के नेता के तौर पर उनको देख रही है, इन परिस्थितियों में, और जिस तरह से राहुल गांधी की बातों का सरकार के तमाम फैसलों पर असर दिखाई पड़ रहा है, उनको देखते हुए इस तरह की जो अगर कदम उठाएगी भारतीय जनता पार्टी, या कहिए कि जोखिम लेना चाहेगी, उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अब एनडीए के घटक दल
या भारतीय जनता पार्टी के ही अब तमाम नेता कोशिश में लगे हुए हैं कि वो किस तरह से इंडिया गठबंधन की ओर चले जाएं। आप देखिए पिछले कुछ दिनों में कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। कई उस तरह से नेता आए और सार्वजनिक बयानबाजी कर रहे हैं जो कि राहुल गांधी को उससे पहले क्या क्या उन्होंने नहीं कहा, किस तरह से उनकी आलोचना नहीं की, किस तरह से उनको अंडरमाइन नहीं किया, उनको इग्नोर नहीं किया, लेकिन अब उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में बड़ा मुश्किल है कि ऐसा ऑपरेशन लोटस अपने एनडीए के सहयोगी दलों के भीतर चलाना मुश्किल है। लेकिन चूंकि जिस तरह से दुस्साहसिक काम पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं तो वो कर सकती है, भले ही उसको बाद में नुकसान होने की स्थिति में अपने कदम वापस खींचने पड़े। बिल्कुल समीर जी, देखिए कार्रवाई तो कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन चिराग पासवान के ऊपर इस तरीके की खबरें आने का एक मकसद और भी है। चिराग पासवान ने वक्फ बिल का विरोध किया था। हाँ। आज वक्फ पे जो अमेंडमेंट लाया गया था बिल, उसकी जेपीसी की आज बैठक है जी। और वो शुरू हो गई है, मतलब होने वाली है कुछ ही देर में। तो ये संदेश देने की कोशिश अपने उन सहयोगियों को भी die गई है, खासतौर से टीडीपी, जेडीयू, इन दोनों को भी चिराग पासवान के साथ साथ, कि इस बिल का अगर आपने जेपीसी में विरोध किया या इसको आपने जेपीसी में इसको गिरवाने की कोशिश की या इसके खिलाफ आपने जाने की कोशिश की तो हम क्या कर सकते हैं, ये समझाने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत स्तर पे ये चीज़ें हैं समीर जी। अच्छा, इसकी आपने याद दिलाया तो जो पहली बैठक हुई थी ये जेपीसी की वक्फ बोर्ड संशोधन के लिए, तो बड़ी हंगामेदार रही। उसमें तो जो अधिकारी आए थे वो जवाब ही नहीं दे पा रहे थे, सदस्य जो सवाल कर रहे थे। और वो सवाल अधिकांश जो थे समीर जी वो एनडीए के लोगों की तरफ से ही आए थे, एनडीए सदस्यों की तरफ से ही आए थे। यानी विपक्ष को तो मालूम है कि उसके क्या सवाल है, उससे अधिकारियों से पूछने की आवश्यकता नहीं है, वो तो बिल देख के गया था कि इसका क्या उसको विरोध करना ही करना है। लेकिन कहाँ तक एनडीए के साथियों को विरोध करना है ये उन्हें सवाल पूछने थे, तो वो सारे सवाल जो थे वो एनडीए के सहयोगियों की तरफ, मतलब एनडीए में जो बीजेपी के सहयोगी हैं उनकी तरफ से ही आए थे। और उस पर जो था वो अधिकारियों का कहना था कि सदस्य जो है वो हमारी बात नहीं सुनना चाहते, और सदस्यों का कहना था कि अधिकारी ठीक से बात करना नहीं चाहते। अधिकारियों को पता ही नहीं है, होमवर्क करके ही नहीं आए। होमवर्क करके नहीं आए। तो यानी अधिकारी होमवर्क करके नहीं आया तो किस तरीके का होमवर्क करना था ये तो बीजेपी बताती ना अधिकारियों को कि आपको होमवर्क करके क्या आना है। बिल्कुल। तो होमवर्क करके अगर अधिकारी नहीं जाने तो आप समझ सकते हैं कि जेपीसी में भी तमाशा क्या हो रहा है। तो कुल मिलाकर जो मुझको लगता है समीर जी वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी इस मूव के जरिए एनडीए में अपने सहयोगियों को भी एक संदेश देना चाहती है कि आपको हमारा एजेंडा जो है उसका समर्थन करना पड़ेगा। आपका एजेंडा अपना कुछ भी हो वो आप जानिए, आपका काम जाने, मगर आपको जो है वो हमारे एजेंडे का समर्थन करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और यही मसला है कि जिसपे अब सहयोगी दल भी बहुत अलर्ट पर है, बहुत ही वो सतर्क है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कुछ भी कर सकती है। पिछले 10 साल का जो रिकॉर्ड रहा है वो चाहे महाराष्ट्र में रहा हो, चाहे हरियाणा में रहा हो, बिहार में रहा हो, उत्तर प्रदेश में रहा हो, पंजाब में रहा हो, कहीं भी रहा हो, अपने सहयोगी दलों की बदौलत आगे बढ़ती गई भारतीय जनता पार्टी। और उसके बाद वो सहयोगी दलों को ही किस तरह से उसने किसी लायक नहीं छोड़ा है। ताज़ा तरीन उदाहरण अभी हरियाणा में चुनाव भी होने वाले हैं। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल उसकी पुरानी सहयोगी रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सबसे पुरानी सहयोगी रही है, लेकिन शिवसेना को, और वहाँ पहले वो बी पार्टी हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना बड़ी पार्टी होती थी, धीरे धीरे उसको पार्टी को कमज़ोर किया, छोटी पार्टी बनाया, अपना मुख्यमंत्री बनाया और आखिरकार शिवसेना को दो फाड़ करने में सफलता पाई। और अब उस शिवसेना में भी जो दो फाड़ हुए हैं उसको भी अब तोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। ये संदेश केवल या ये कोशिश उसकी केवल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संदर्भ में ही नहीं है, दूसरे दलों की जो एनडीए गठबंधन में शामिल हैं उनकी तरफ भी वो कोशिशें जारी हैं। और ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पर सभी सहयोगी दल जो इस समय हैं वो बहुत सतर्क हैं, अलर्ट हैं और इस तरह की किसी भी स्थिति को पर उनकी भी नज़र है। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये खेल, अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी खुद है कि ये खेल उसके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है और उसको बैकफायर भी कर सकता है, क्योंकि अगर किसी सहयोगी दल ने छोड़ दिया गठबंधन का साथ, दूसरी तरफ चला गया, तो बहुत ही एक मार्जिनल मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सहयोगी दलों के साथ वो सरकार चला रही है, उसको मुश्किल आ सकती है। और जैसा अभी पहले मैंने कहा कि ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं लाना चाहेगी जहां उसकी सरकार खतरे में हो, केंद्र की सरकार खतरे में। बिल्कुल। देखिए समीर जी, मोदी जी तमाम समझौते कर सकते हैं लेकिन केंद्र की सरकार के लिए कोई समझौता वो नहीं कर सकते जी।
वो सबकी बलि दे सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार जो है वो बचा के उनको रखनी है हर हाल में। प्रधानमंत्री का पद वो नहीं छोड़ सकते। प्रधानमंत्री का पद नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर बहुत संकट पैदा हो जाएंगे अगर वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। स्वयं उनके लिए भी, उनकी पार्टी के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा संकट पैदा हो जाएंगे। तो इसलिए वो ये उनके पार्टी के ही माने तो देश के लिए भी। हाँ, उनके लिए तो उनके पार्टी ही उनका देश है ना। और बल्कि पार्टी क्या, बल्कि मोदी जी जो है वही देश है। पार्टी के लिए भी मोदी जी देश है, मोदी जी के लिए भी मोदी जी ही देश है। पार्टी तो नंबर 2 की चीज़ है, और तीसरे नंबर पे देश है भी कि नहीं वो पता नहीं, देश उनके लिए तीसरे नंबर पे है कि नहीं है। तो मोदी जी ये रिस्क कतई नहीं उठा सकते हैं कि सरकार किसी भी तरीके से चले जाए। लेकिन सरकार अगर चलती रहेगी और ऐसे चलती रहेगी तो ये मोदी जी का स्वभाव जो है उसके थोड़ा खिलाफ चला जाएगा। क्योंकि 23 सालों में मोदी जी ने कभी इस तरीके की सरकार चलाई नहीं अपने राजनीतिक कैरियर में, और राजनीतिक कैरियर ही उनका एक तरीके से देखा जाए संसदीय जीवन ही 23 सालों का है। यानी मुख्यमंत्री पहले बन जाते हैं और सांसद बाद में बनते हैं, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पहले घोषित हो जाते हैं, सांसद बाद में बनते हैं, मुख्यमंत्री पहले बन जाते हैं, विधायक बाद में बनते हैं। तो ये उनके साथ है। तो मतलब एक तरह से कहा जाए कि वो राजयोग लेकर के नरेंद्र मोदी जो पैदा हुए थे, उस राजयोग पे जो है वो संकट के बादल छाने लग गए हैं, इस तरीके से समझा जा सकता है। तो ये उनके लिए खतरे जो बढ़ रहे हैं मोदी जी के लिए, ये जो गठबंधन की सरकार के चलते। तो इसलिए वो ये तो चाहेंगे कि 272 उनके पूरे हो जाएं, लेकिन वो 272 पूरे कैसे होंगे, ये खतरा अभी भी बरकरार है। तो वो ऑपरेशन लोटस कैसे चलेगा, किस पे चलेगा, ये होगा। अब यहाँ सीधे सीधे या तो बीजेपी में तोड़ के शामिल कराया जाए, ज़्यादा संख्या में सांसदों को तोड़ के शामिल कराया जाए, या फिर जिस तरीके से शिवसेना छीनी गई, एनसीपी छीनी गई और लोक जनशक्ति पार्टी छीनी गई, इस तरीके से पार्टियां छीनी जाएं। तो इसके लिए 2 स्तरों पे काम करना पड़ेगा, विधानसभाओं में भी छीननी पड़ेगी पार्टी और लोकसभा में भी छीननी पड़ेगी। तो अभी शायद इसमें मंथन चल रहा होगा कि किस तरीके से काम करना है। लेकिन ये ऑपरेशन लोटस एनडीए के घटक दलों पर देर सवेर चलने जरूर हैं समीर जी, वरना सरकार नहीं चलेगी। हाँ, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उसी पॉइंट पे मैं आ रहा था कि ये अपने सहयोगी दलों के साथ तो इस तरह की कार्रवाई या इस तरह की कोशिशों में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, लेकिन पार्टी के अंदर जो उथल पुथल चल रही है उससे कैसे निपटेगी। तो एक तरफ पार्टी के भीतर और पार्टी के नेता या राहुल गांधी की प्रशंसा करने लगे हैं, ये उसके लिए एक और बड़ा चैलेंज है। ऐसी स्थिति में अगर वो सहयोगी दलों के साथ कर रही है, जबकि वो आज वो स्थिति में नहीं है, आज उसके पास इतनी ताकत नहीं है, इतनी मजबूती नहीं है, खुद वो एक अल्पमत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, ऐसी स्थिति में सहयोगी दलों को तोड़ने की कोशिश उनके लिए घातक साबित हो सकती है। और या फिर ये भी हो सकता है, और जो सबसे ज़्यादा जिसकी संभावना दिखाई पड़ रही है, कि सहयोगी दलों को ये बताने की कोशिश है कि आप एनडीए की, जो बीजेपी की यानी केंद्र सरकार की जो लाइन है, आप उससे अलग मत जाइए। आप जाएंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। अगर आपकी पार्टी तोड़ दी गई, टूट कर चले आए, कम से कम जिनके पास कम सांसद हैं उनके लिए तो ये संभावना ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा सांसदों में दिक्कत भी हो सकती है, दल बदल कानून लागू होगा, वहाँ दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। जिनके पास कम सांसद हैं, जैसे चिराग पासवान की पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, इनके पास 5 सांसद हैं, यहाँ पर उतनी मुश्किल शायद ना हो। लेकिन ये भी बात है कि सहयोगी दलों के जो सांसद हैं, अब उनको भी पता है कि अब भारतीय जनता पार्टी का भविष्य जो है वो ढलान पर है। उसके किसी जाल में फंसने की बजाय वो अब कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करें, या वो अपने पार्टी के नेता पर ही ये दबाव डालें कि अगर उनको गठबंधन, एनडीए गठबंधन छोड़ना पड़ रहा हो तो छोड़ दें, और उनके इस जाल में ना आए कि पता चले कि अपनी जो राजनीतिक हैसियत है अपने राज्यों में वही खत्म हो जाए। तो ये भी एक संभावना इसकी पूरी बन रही है, और भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान हो भी सकता है कि अगर ये कोशिश वो जारी रखे तो इस तरह की स्थितियां भी आ सकती हैं कि घटक दल गठबंधन छोड़कर चले जाए। बिल्कुल समीर जी, हो सकता है। और देखिए, अगर इसमें इंडिया गठबंधन थोड़ी सी पहल कर लेगा तो बीजेपी के लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी। अभी तक जो इंडिया गठबंधन की रणनीति है वो ये है कि ये सरकार अपने अंतर विरोधों से गिरे, हमें इस सरकार को नहीं गिराना है। और अगर हम इस सरकार को गिरा देंगे तो इनके पास बहाने हो जाएंगे कि हम तो ऐसा करना चाहते थे, देश को ये लेना चाहते थे। यानी ये भी लगता है कि इंडिया गठबंधन ये चाहता भी है, खासकर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ये चीज भी सामने आए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी जी क्या क्या कर सकते हैं। जी, असली बात यही है। अगर मान लीजिए ये स्थितियां नहीं होती और सरकार, अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनने से पहले ही गिरा देता, और जिस तरीके से बातें चल रही थी, अखिलेश यादव भी कह रहे थे, ममता बनर्जी भी कह रही थी कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश बाबू तो हमारे हैं, उधर कैसे चले गए। अगर ये सब लोग प्रयास कर ले जाते नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू पे, और जिस तरीके से तेजस्वी यादव साथ में आए थे बैठ करके हवाई जहाज
राज में नीतीश कुमार के साथ, वो सब प्रयास कर ले जाते तो सरकार तो उसी दिन गिर जाती, मोदी जी नहीं बन पाते। तब फिर रोने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत होता। अब ये इंडिया गठबंधन ने ये दिखा दिया कि नरेंद्र मोदी सत्ता के प्रति कितने दुराग्रही और कितने लालची हैं। ये किस हद तक सत्ता के लिए जा सकते हैं। जो 56 इंच की छाती थी वो किस तरीके से 6 इंच की रह जाती है सत्ता पाने के लिए। ये साबित करना जो कांग्रेस चाहती थी या विपक्ष साबित करना चाहता था, वो धीरे धीरे अब साबित होता जा रहा है। और ये सरकार अपने फैसले जिस तरीके से यू टर्न ले रही है, फैसले बदल रही है, और राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उनके दबाव में आ रही है, उससे ये साफ तौर पे अब जाहिर होता जा रहा है कि सरकार चलाने के लिए और सरकार में बने रहने के लिए नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं। तो ये संदेश देने में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस कामयाब होती जा रही है समीर जी। और अपने सरकार अपने फैसले तो पलट रही है, वो दबाव में सहयोगी दलों के दबाव में और विपक्ष के दबाव में। और दूसरी ओर जो गठबंधन की सरकारें दूसरे राज्यों में चल रही, जहां बीजेपी वहां बी पार्टी है, वहां पर जो गठबंधन में शामिल है, वहां सहयोगी पार्टियां अपने एजेंडे पर कैसे बीजेपी को झुकाने पर मजबूर कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब जगह झुका रही है। खासतौर से आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश में तो बीजेपी वहाँ हज हाउस बनवा रही है ना। मुस्लिमों को आरक्षण भी दे रही है वहाँ, बीजेपी ही दे रही है। आप सरकार में शामिल हो, आप दे रहे हैं कैबिनेट का। तो सरकार से इस्तीफा हटिए, हिम्मत है तो सरकार से इस्तीफा दे दो, और टीडीपी से कह दो केंद्र से भी तुम जाओ, बाहर जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम तो आंध्र प्रदेश में वहाँ मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हो। भाई आंध्र प्रदेश के मुस्लिम आरक्षण को लेके ही तो मोदी जी ने पूरा कैंपेन चलाया था लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल। और टीडीपी ने साफ कर दिया वो तो हम देंगे, हज हाउस भी बनाएंगे। तो वो तो कर रही है टीडीपी। तो बीजेपी में अगर हिम्मत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना अगर वास्तव में अभी भी है, तो अलग हो जाइए आप वहाँ सरकार से, आंध्र प्रदेश से। या तो सरकार को रोक दीजिए ऐसा करने से। हाँ, या तो रोकिए भाई, आप उनसे कहिए कि आप ऐसा मत कीजिए, हमारा एजेंडा है। भाई आप जिस तरीके से अपने एजेंडे पे उनको झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने अपने एजेंडे पे चलते हुए आपको झुका दिया। भाई जेपीसी में अगर चला जाता है वक्फ बोर्ड का बिल, तो वो टीडीपी और जेडीयू की मुखालफत की वजह से ही जाता है ना। तो आप भी वहाँ अपनी मुखालफत कीजिए, टीडीपी जो कर रही है वहाँ आंध्र प्रदेश में, आप भी अपना दम दिखाइए। तो आप नहीं दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से ये साफ जाहिर हो रहा है कि केंद्र में सरकार में बने रहने के लिए नरेंद्र मोदी किस हद तक जा सकते हैं, ये साबित होता चला जा रहा है समीर जी। इधर जिस तरीके से झारखंड में कोशिशें की गई ऑपरेशन लोटस चलाने की, और चंपई सोरेन को जो है जिस तरीके से लिया गया, पहले तो उनके साथ खेल हो गया, और इधर उधर चंपई सोरेन के साथ भी हेमंत सोरेन ने भी खेल कर दिया। समझे जाते थे कोल्हान के टाइगर कि कोल्हान के टाइगर हैं, वो कोल्हान के टाइगर जो घाटशिला सीट है वहाँ की, वहीं से अपने बेटे को टिकट चाहते थे, उसी को लेकर जो था वो बताया जाता है कि नाराज थे कि उनके बेटे को वहाँ से नहीं दिया रहा है। रामदास सोरेन वहाँ से 2 बार के विधायक हैं, और उनका टिकट काट के चंपई सोरेन के बेटे को टिकट दे दिया जाए, ये नाराजगी थी। हेमंत सोरेन उसके लिए तैयार नहीं हुए। अब चंपई सोरेन जब गए बीजेपी में और बांग्लादेशियों का सवाल उठाने लगे, तो चंपई सोरेन ने दूसरा कोल्हान का टाइगर अपना खड़ा कर दिया। वो कर दिया रामदास सोरेन, हेमंत सोरेन, हाँ हेमंत सोरेन ने। तो वो हो गए रामदास सोरेन। वो अब वहाँ मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, थोड़ी देर पहले उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली। यानी कि जो कोल्हान के टाइगर समझे जाते थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको लोमड़ी बना दिया, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना कोल्हान का नया टाइगर खड़ा कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी का वहाँ भी एक तरीके से ऑपरेशन लोटस फेल होता जा रहा है। यानी विपक्ष शासित राज्यों में जहाँ इंडिया गठबंधन की सरकारें हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी मुँह की खा रही है, और अपने साथियों के ऊपर ऑपरेशन लोटस चला करके अपनी सरकार को बचाने के लिए 3 तिकड़म कर रही है। ये साफ तौर पर समझा जा रहा है। और चिराग पासवान एक तरीके से जो है संकेतों में कह रहे हैं कि आप हमको डरा नहीं सकते हैं। हमें लगता है चिराग पासवान की एक बार वो बात फिर से सुनवा दीजिए। एक बार सुनते हैं। और ये ऑपरेशन लोटस की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ करने की कोशिश कर रही है, ऐसे आरोप लग रहे हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। और लेकिन चिराग पासवान का ये साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। इनकार ये नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी ऐसा नहीं कर सकती, वो कह रहे हैं कि काट की हांडी चल नहीं सकती, यानी बीजेपी अब ऐसा कर नहीं सकती है। अब बीजेपी में वो ताकत नहीं रही है, सीधे तौर पर वो ये बताना चाहते हैं। और दूसरी ओर ये भी बता रहे हैं कि उनकी पार्टी के सांसद उन्हीं के साथ इंटैक्ट हैं, बने हुए हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो सुनते हैं कि क्या कहा चिराग पासवान ने। लेकिन ये दावे किए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब सहयोगी दलों के भीतर ऑपरेशन लोटस यानी उनकी पार्टियों के सांसदों को तोड़कर अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। चिराग पासवान को कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये जो सोच ये लोग रखते हैं ना कि भैया बार बार एक ही पैंतरा आजमा लिया जाएगा, मेरे पार्टी के सांसद खुद इस बात का स्पष्टीकरण दे चुके हैं। हर कार्यक्रम में
मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर भी उन्हीं लोगों की सहमति थी। तो जो लोग सोचते हैं कि भैया इस तरीके की सोच या इस तरीके के र्यूमर्स को हवा देकर चिराग पासवान को डरा लिया जाएगा, ये कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। ये जो सोच है, जो मंशा है चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बढ़ते प्रभाव को इस तरीके के र्यूमर से डरा कर रोक लेने की, विपक्ष की ये सोच कभी धरातल पर नहीं उतरेगी। तो सीधे तौर पर चिराग पासवान चुनौती देते दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि बार बार ये कोशिश नहीं हो सकती, क्योंकि वो इसका शिकार हो चुके हैं, भली भांति हो चुके हैं। उस बीजेपी ने किस तरह से उनको इस्तेमाल किया, उसके बाद उनको निकाल बाहर किया, उनकी पार्टी में तोड़फोड़ की, उनके चाचा को पार्टी ही नहीं परिवार में तोड़फोड़ की, उनके चाचा को मंत्री बनाया, फिर उनके चाचा को निकाला। ये जो पूरा खेल पिछले अपने कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ किया है, चिराग पासवान भी उसके शिकार हैं। लेकिन अब चिराग पासवान कह रहे हैं कि वो काठ की हांडी यानी उस तरह की कार्रवाई बीजेपी अब करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि बीजेपी उस तरह की कार्रवाई शुरू कर चुकी है। अब या तो इसके पीछे ये हो चुकी चिराग पासवान सरकार के कई फैसलों पर पिछले 2 महीनों में सवाल उठाते रहे हैं, चाहे वो लेटरल एंट्री का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट के जो आरक्षण पर जो फैसला आया था उसे लेकर हो, वक्फ संशोधन विधेयक की बात हो, जो भी मुद्दे रहे हो उन सब पर चिराग पासवान का स्टैंड जो सरकार है उससे थोड़ा अलग था। कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन वो है अमलेंदु जी, आपको याद होगा कि जब वक्फ संशोधन विधेयक आया तो सबसे पहले चिराग पासवान ने कहा था कि हमको तो पता ही नहीं है, कैबिनेट मंत्री हूं लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि कैबिनेट में कब इसके बारे में फैसला हुआ, कब इस तरह का संशोधन विधेयक आ रहा है। यानी इस गठबंधन सरकार में अब सहयोगी दलों के नेता तमाम उस तरह की बातें कहते दिख रहे हैं जो पिछले 10 साल में उन्होंने कभी नहीं कहा, क्योंकि तब भारतीय जनता पार्टी के पास अपना बहुमत था। सहयोगी दलों को यह पता था कि अगर वो बहुत मुखालफत करेंगे, विरोध करेंगे तो उससे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना है। पर अब सहयोगी दलों को पता है कि चाहे वो सरकार के भीतर, कैबिनेट के भीतर इस तरह की बात करें और चाहे बाहर करें, भारतीय जनता पार्टी अब उनके खिलाफ उस तरह से काम नहीं कर सकती है, कार्रवाई नहीं कर सकती है। वही बात उनके आज का जो बयान था चिराग पासवान का, वो भी साफ संकेत दे रहा था कि किस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाई है कि अगर वो इस तरह की कोशिश करेगी तो उसे उसका नुकसान हो सकता है। और लगातार वो सरकार विरोधी स्टैंड लिए हुए हैं, इसलिए लिए हुए हैं कि जिन मुद्दों पर उनका अपना राजनीतिक जनाधार है कहीं वो फिसलने न पाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कारण कई जो क्षेत्रीय पार्टियां थीं उनका जनाधार ही कमज़ोर नहीं हुआ बल्कि वो लगभग समाप्त हो चुकी। इनकी पार्टी खुद समाप्त प्राय थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में एक बार फिर उसे 5 सांसद मिल गए तो एक कह लीजिए कि उसको एक एनर्जी मिली है, उसको ऑक्सीजन मिली है। अब कम से कम चिराग पासवान उसको खोना नहीं चाहते। देखिए समीर जी, मसला क्या है? मसला ये है कि अगर ये दल कमज़ोर होते हैं और बीजेपी के एजेंडे पे चलते हैं तो इनका वोट बैंक जाएगा किधर? हाँ। ये चिंता है। अगर बीजेपी की तरफ वोट बैंक चला जाता है या बीजेपी के साथ बीजेपी के मुद्दों पे राजनीति करने में उनके वोट बैंक को कोई दिक्कत नहीं होती तो ये सब बीजेपी के एजेंडे पे चलते। देखिए इनकी भी राजनीति जो स्वार्थों की राजनीति है तो वो उस पर चले जाते, कोई दिक्कत नहीं। संकट इनके साथ ये है कि अगर ये बीजेपी के एजेंडे पे चलते हैं तो इनका मतदाता बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, इनके साथ भी नहीं रहेगा, वो मतदाता इंडिया गठबंधन के साथ चला जाएगा। तो ये मजबूरी इनकी जो है वो बीजेपी के साथ इनको जाने से रोकती है और बीजेपी के एजेंडे पे चलने से इनको रोकती है। अब ये मजबूरी जब इनको रोकती है तो बीजेपी का 272 का आंकड़ा जो वो गड़बड़ाता है, बीजेपी का अपना एजेंडा गड़बड़ाता है, तो बीजेपी की अपनी राजनीति खराब होती है। तो बीजेपी की राजनीति खराब ना होने पाए तो बीजेपी इनके ऊपर दबाव डालती है कि हमारे एजेंडे पे चलो वरना हम तुमको तोड़ देंगे। तो ये जो राजनीति के जो खुरपेच हैं ये इसको बीजेपी नहीं सुलझा पा रही हो, ये भी नहीं सुलझा पा रहे हैं। अच्छा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगर बनाते हैं तो ये होगा वो 56 इंच की छाती जो वो किस तरीके से बताए कहाँ गई कि अब तो आपको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ रहा है और आपको अपने कुछ मुद्दे त्यागने पड़ रहे हैं। फिर आप कैसे 370 हमने हटाई थी, 3 तलाक हमने हटाया था, राम मंदिर हमने बनवाया था, इस तरह की बातें फिर आप किस तरीके से करके वोट मांगेंगे। तो यानी नरेंद्र मोदी अभी ये बताना चाहते हैं कि उनकी छाती 56 इंच की है और वो अपने सहयोगियों के सामने नहीं दब रहे हैं, लेकिन सहयोगी
सहयोगी ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप हमारे सामने नहीं दबेंगे तो हमारा मतदाता भाग जाएगा इंडिया गठबंधन की तरफ, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, तो आपके भी काम के नहीं रहेंगे। और अब हम उतने मजबूर भी नहीं हैं आपके साथ रहने के और उतने मजबूर भी नहीं हो, बल्कि आपको हमारी जरूरत है। हमारे बिना आपका काम नहीं चलना है। अब मजबूरी आपकी है। हाँ, अब मजबूरी आपकी। अगर आपको सरकार चलानी है तो ये लंगड़ी सरकार ही चलानी पड़ेगी और हमारी बैसाखियों पे ही चलानी पड़ेगी। वरना ठीक है, लोकसभा भंग करो, चुनाव में जाओ, फिर से चुनाव का सामना करो। फिर से चुनाव में अभी जा नहीं सकते, ये रिस्क उठा नहीं सकते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के ऊपर निश्चित तौर पे ऑपरेशन लोटस किसी ना किसी तरीके से जारी रखेगी। और चिराग पासवान जो एक तरीके से धमकी दे रहे हैं, वो धमकी मोदी और शाह को दे रहे हैं कि बार बार आपका ये पैंतरा कामयाब नहीं होगा, आप मेरी पार्टी तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अब आप 272 वाले नहीं हैं, अब आप 240 वाले हैं। और सरकार जो चल रही है वो हमारी बैसाखियों में चल रही है, तो आप अपनी बैसाखियां तोड़ने की कोशिश मत करो। सीधा सीधा संकेत ये है कि जिन बैसाखियों पे आप टिके हैं उन बैसाखियों को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए, वरना आप धड़ाम से गिर जाएंगे। जी बिल्कुल। और अब ये सही बात है कि आप 240 सांसद लेकर भले कुछ ना कर पाए अपने सहयोगी दलों का, लेकिन जिनके पास 16 सांसद, 12 सांसद, 5 सांसद हैं, वो आपका बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यही है जो आपकी को आधार दिए हुए हैं, जिन पर आप टिके हुए हैं। निश्चित तौर पर यह है, लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं और लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है लोक जनशक्ति रामविलास के सांसद, उससे ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों के भीतर उनकी पार्टियों में तोड़ फोड़ की कोशिशें कर रही है, अगर इन दावों को सही माना जाए। और जैसा अभी अमलेंदु जी ने बताया कि पशुपति पारस जो चिराग पासवान के चाचा हैं, जिनको लोकसभा चुनाव में इग्नोर कर दिया था, चिराग पासवान को महत्व दे दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, अब उनकी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हो रही है, ऐसी खबरें हैं। और अगर ये दोनों ही चीजें सही हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो ये आशंकाएं जताई जा रही हैं कि वो सहयोगी दलों को तोड़ने में लगी हुई है, तो फिर उसको उन आशंकाओं को, इन सारी चीज़ों से, इन घटनाओं से उसको काफ़ी मजबूती मिल रही है, बल मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में इस तरह की न जाने अपने कितने सहयोगियों को कितने टुकड़ों में तोड़ा है, बांटा है, दूसरे गठबंधन के लोगों को अपने साथ लिया है, फिर छोड़ा है, ढेरों एक उदाहरण है उसके। उनको देखते हुए सहयोगी दलों को भी अब ये सतर्क है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर सकती है, और कैसे उन चीज़ों को रोकें और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी वो दबाव बनाए कि ऐसा करने की वो कोशिश ना करे। नहीं तो एक को अगर वो तोड़ेगी तो बाकी दूसरे जो है उससे छिटक सकते हैं, अलग जा सकते हैं। और अब वो इस स्थिति में नहीं है कि किसी भी एक अपने सहयोगी दल को इग्नोर कर सके, नज़रअंदाज कर सके, क्योंकि उसके पास सिर्फ 240 सांसद हैं, थोड़े ही कम इंडिया गठबंधन के पास हैं। अगर ये सहयोगी दल टूटकर उधर चले जाते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार कभी भी चली जाएगी। जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दल बार बार जिसका दावा करते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो दूसरे नेता हो, यहाँ तक कि तृणमूल कांग्रेस के भी कई नेता इस तरह का दावा कर चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है। हालांकि चिराग पासवान ने चेतावनी दी है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कोशिश ना करे। लेकिन अमलेंदु जी, इन सारी चीज़ों के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर उथल पुथल चल रही है, उसको क्या कहा जाए? भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से राहुल गांधी की प्रशंसा में अब लगे हुए हैं, उसको किस तरह से देखा जाए? क्या अब उनको ये भरोसा नहीं है कि बीजेपी का आने वाले दिनों में भविष्य है? जैसा कि हरियाणा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में स्थितियाँ शायद उसके उतनी अनुकूल नहीं दिखाई पड़ रही हैं। लग रहा है कि वहाँ भी उसको झटका उसी तरह से लगने वाला है जिस तरह से लोकसभा चुनाव में लगा, बल्कि उससे ज़्यादा लगने वाला है। तो क्या अब ये चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी मजबूती से लोगों के बीच जा रही हैं कि बहुत लंबा भविष्य भारतीय जनता पार्टी का अब नहीं है? क्योंकि भविष्य जो है वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भविष्य से तय होने लगा, और अब उनकी लोकप्रियता में भी गिरावट है, लोकसभा चुनाव में भी बहुमत नहीं है, आशंकाएं भी जताई जा रही हैं कि सरकार कभी भी जा सकती है, और भारतीय जनता पार्टी कुछ काम भी इस तरह से कर रही है कि कभी न कभी उसके जो सहयोगी दल हैं कभी भी छिटक सकते हैं। देखिए समीर जी, एक तो जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए उसमें एक तो ये साफ हो गया कि मोदी की गारंटी नहीं चली जी, और मोदी जी खुद हारते हारते बचे। और जिस तरीके से कमज़ोर प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ ली, उसके बाद 2 महीने में ही
4 या 5 बड़े फैसले उनको वापस लेने पड़े, यू टर्न लेना पड़ा उन पे। उससे ही साफ हो गया कि अब नरेंद्र मोदी की सरकार भी, अब ये सरकार भी उस तरीके से नहीं चल रही है, और अगर ये समय बढ़ता जाएगा तो ये स्थितियां और ख़राब होती जाएंगी और नरेंद्र मोदी के अंदर अब वो करिश्मा नहीं बचा कि वो चुनाव जिता सकें। जनता अब वो बीजेपी के मुद्दों पे रिएक्ट नहीं कर रही है, बल्कि वो समझ रही है कि इनके ये मुद्दे जो भी हैं वो सब सांप्रदायिक विभाजन के, जो ध्रुवीकरण के मुद्दे हैं, ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए हैं और जनता को ऐसे मसलों में उलझाकर देश बेचने का इनका एजेंडा लागू करने के मुद्दे हैं। ये बात जब जनता के बीच जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिर रहा है समीर जी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरीके से एक तरीके से कहा जाए, ये कब्जा सा कर लिया है 2 गुजराती भाइयों ने, उसके बाद बीजेपी के लोगों के अंदर भी ये सवाल उठने लगे हैं। अब जैसे आप पिछले दिनों एक आ गया अमित शाह का बयान कि विपक्ष को चेचे में कुछ भी करने दो, 2029 में भी मोदी जी ही आएंगे, वही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो अगर भाई 2029 में भी मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे तो राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी जी या योगी आदित्यनाथ जी या हिमंता विश्व शर्मा जी या और तमाम जी जितने हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? घुइयाँ छीलने के लिए है क्या? इनके मन में नहीं है कि ये प्रधानमंत्री बन जाए? क्या अमित शाह के मन में नहीं है कि वो भी प्रधानमंत्री बन जाए? हाँ, मतलब चुनाव जिताने के बाद भी प्रधानमंत्री वही बनेंगे, हराने के बाद भी वही बनेंगे, यानी दूसरों का नंबर वो जब तक है तब तक आएगा ही नहीं। हाँ, तो यही तो परिवारवाद और यही तो तानाशाही है और क्या है? तो ये बीजेपी के अंदर चीज़ शुरू हुई। तो अब लोगों को ये लगने लगा कि भाई जब गारंटी भी तुम्हारी है और ठेका भी पट्टा भी सब तुम्हारे ही नाम है प्रधानमंत्री बनने का, तो हमें तो अगर मंत्री ही बनना है या सांसद ही बनना है, वो तो कहीं से भी जाके बन जाएंगे, तुम्हारे साथ ही रहने में क्या है? मतलब देश बेचने का एजेंडा पूरा करो तुम, अपने मित्रों की सेवा करो तुम, प्रधानमंत्री बनने का ठेका पट्टा तुम्हारे नाम, लेकिन होगा हमारे दम पे, तो हम तुम्हें कंधा क्यों दें? फिर चलो हम तुमसे कोई कंधा दे देते हैं। तो ये चीज़ें बीजेपी के अंदर भी उठना शुरू हो गई हैं। तो समीर जी, मतलब मोदी शाह की जोड़ी इस समय जो है वो बहुत ज़्यादा संकटों से गुजर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 18 घंटे काम करने की बातें कही जाती है, उनको रातों को नींद नहीं आ रही है, वो 24 घंटे उनको जगना पड़ रहा है। ऐसी खबरें चल रही हैं, इस तरीके की बातें सत्ता के गलियारों में चल रही हैं कि बहुत परेशानी में रहते हैं आजकल और चेहरे पर उनके तनाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। अभी देखा मैंने, वो जियो सेंटर है वहाँ मुंबई में, वहाँ पहुँचे हुए हैं और उनके चेहरे में बहुत तनाव जब देखा जा सकता है। वहाँ जब लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कुछ उन्हें समझाया जा रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा तनाव में दिख रही है। यानी वो तनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पे दिखने लगा है। मन की बातें भी जो उस तरीके से मन से निकल करके अब नहीं आ रही हैं। तो ये बहुत सारे संकट समीर जी पैदा हुए हैं। तो ये ऑपरेशन लोटस कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, कामयाब होगा नहीं होगा, अदालतें क्या संदेश दे रही हैं? अब जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है पीएमएलए एक्ट को लेकर कि भाई साफ साफ कह दिया कि आप तो किसी को भी पकड़ के ले आएंगे और उसके नाम पे उससे आप अपने कस्टडी में लेके आप बयान दिलवा लेंगे और मुकदमा कायम कर देंगे और उसी को आप सबूत के तौर पर पेश कर देंगे। ये अब नहीं चलेगा। अब फिर आप प्रचारित करेंगे कि तो जमानत पे छूटा हुआ है, यानी अपराधी उसको आप साबित कर देंगे। साबित कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अब ये नहीं चलेगा। अगर ये नहीं चलेगा तो फिर नए केस कैसे तैयार होंगे? केजरीवाल पे फिर मुकदमा कैसे होगा? मनीष सिसोदिया पे मुकदमा कैसे होगा? हेमंत सोरेन पे मुकदमा कैसे होगा? सेंथिल जी बालाजी पे मुकदमा कैसे होगा? तो ये नए मुकदमे पे तैयार कैसे होंगे? पुराने में तो सब छूट ही जाएंगे। तो ये अब संकट सामने आ रहा है। तो अब वो ऑपरेशन लोटस भी चले तो चले किस तरीके से? ईडी के अगर हाथ इस तरीके से बंद जाएंगे तो ऑपरेशन लोटस में बड़ी दिक्कत आएगी। तो ये सारे संकट जिस समय सामने हैं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के। अब देखना ये है कि जो चिराग पासवान धमकी दे रहे हैं कि हमको डराया नहीं जा सकता, मोदी जी से डरते हैं या वास्तव में ऑपरेशन लोटस चिराग पासवान के ऊपर चलता है, ये इसके लिए हमको थोड़ा इंतजार। बिल्कुल, और चिराग पासवान ने कह रखा है कि वो मोदी जी के हनुमान हैं और अगर भक्त और भगवान के बीच इस तरह की बातें आ रही हैं और खुद भक्त ही कह रहा है कि ये इस काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती है। एक बार और सुनते हैं चिराग पासवान का जो बयान, लेकिन वो साफ दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों को तोड़ने की कोशिश में तो लगी है, जैसा कि दावा किया जा रहा है। तमाम विपक्षी सांसदों ने विपक्षी नेताओं ने यह दावा किया है, लेकिन उस तरह से वो कर पाने की स्थिति में शायद नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि सहयोगी दल अब उससे कहीं ज्यादा मजबूती से और ताकत के साथ उसको आंख दिखाने में लगे हुए हैं। चिराग पासवान का बयान भी यही संकेत देता है, यही संदेश देता है भारतीय जनता पार्टी को। एक बार सुनते हैं चिराग पासवान को। कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये जो सोच ये लोग रखते हैं ना कि भैया बार बार एक ही पैंतरा आजमा लिया जाएगा, मेरे पार्टी के सांसद खुद इस बात का स्पष्टीकरण दे चुके हैं। हर कार्यक्रम में मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर भी उन्हीं लोगों की सहमति थी। तो जो लोग सोचते हैं कि भैया इस तरीके की सोच या इस तरीके के र्यूमर्स को
हवा देकर चिराग पासवान को डरा लिया जाएगा। ये कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। ये जो सोच है, जो मंशा है, चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बढ़ते प्रभाव को इस तरीके के र्यूमर से डरा कर रोक लेने की विपक्ष की ये सोच कभी धरातल पर नहीं उतरेगी। तो कह तो रहे हैं कि विपक्ष की ये सोच कभी धरातल पर नहीं आएगी, लेकिन सोच ये विपक्ष की नहीं, ये सत्ता पक्ष की हो रही है जिसका साथ वो दे रहे हैं। लेकिन उनका भी निशाना इशारा उधर ही है कि जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं उनकी ये सोच सफल नहीं होने पाएगी। तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों को तोड़ने के उस पर आरोप लग रहे हैं, ये दावे किए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने ही तमाम अपने भीतर ही, पार्टी के भीतर ही उसमें जो उथल पुथल मची हुई है उसी को सुलझाने में अभी लगी हुई है। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से एनडीए के घटक दलों के बीच खींचतान चल रही है और एक के बाद एक मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी घिर रही है, उसे लेकर पार्टी की बेचैनी बढ़ रही है कि चुनाव में वो कैसे उतरे। अभी ताज़ा तरीन मामला जो छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का है, जो मूर्ति हवा के एक झोंके से धराशायी हो गई। 3600 करोड़ रुपए में वो बनी हुई 35 फीट की मूर्ति थी। उसके गिरने के बाद इस समय सीधे तौर पर वहाँ की सरकार, राज्य सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा जा रहा है। भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लग रहे हैं और ये तक आरोप लग रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी की मूर्ति बनाने में अगर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है तो बाकी और चीजों में सरकार क्या कर रही है। अमलेंदु जी, क्या इसके बारे में अपडेट है, किस तरह से वहां विरोध हो रहे हैं? देखिए समीर जी, बहुत विरोध हो रहा है। एक तो आदित्य ठाकरे ने वहाँ जाकर रैली की थी और मांग की थी कि इसमें दोषियों को पकड़ा जाए। हालांकि एक जो कंसल्टेंट था उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने की है और बताया जाता है कि वो आरोप ये है कि वो एकनाथ शिंदे के बेटे जो हैं उनका मित्र है और उसको कोई उसकी वो नहीं थी, अनुभव नहीं था मूर्ति बनाने का, उसको टेंडर दे दिया, उसको टेंडर, हाँ, इतना बड़ा टेंडर दे दिया गया। हालांकि बनाया वो नेवी था। इधर जो एकनाथ शिंदे ने बयान दिया था उसका तात्पर्य ये था कि नेवी ने चूंकि बनाया था तो एक घोटाला घपला अगर कुछ है तो वो नेवी का है। तो अब ये सीधा सीधा मतलब मोदी जी की सरकार के ऊपर एकनाथ शिंदे ने आरोप जड़ दिया कि घपला घोटाला हुआ है, तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। आज जब नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं मुंबई, वहाँ तो महाराष्ट्र में जगह जगह पोस्टर्स लगे हुए हैं कि मोदी माफ़ी मांगो। तो मोदी माफ़ी मांगो के पोस्टर से जो है इसमें मतलब माफ़ी इसी बात की मंगवाई जा रही है कि जो शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरी है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और शिवाजी एक तरीके से कहा जाए समीर जी, महाराष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत वहाँ सम्मान की दृष्टि से शिवाजी को देखा जाता है। और शिवाजी की प्रतिमा के साथ ही अगर बीजेपी का ये रवैया है तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ बीजेपी को कितनी परेशानी होने वाली है। और इसमें एकनाथ शिंदे जो है वो भी बुरी तरीके से फंसे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी बैक फुट पे महायुति जो है इस प्रकरण पे है और विपक्ष जो है खासतौर से इंडिया गठबंधन वो ज़बरदस्त तरीके से हमलावर है और इसको लेकर वहाँ प्रदर्शन हो रहा है। बिल्कुल। और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लगा हुआ है। ये कुछ पोस्टर्स हैं वहाँ पर, हम अपने स्क्रीन पर अगर देखें, माफ़ी मांगा मोदी महामराठी में लिखा हुआ है। जगह जगह आज प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर गए हुए हैं। उसको उनके आने पर किस तरह से छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा जैसे खंडित हुई, वहां पर गिर गई, धराशायी हो गई, उसे लेकर किस तरह से विरोध हो रहा है और विरोध का निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर साधा जा रहा है। उनको भी उस भ्रष्टाचार में सीधे तौर पर जिम्मेदार बताया जा रहा है। ये वहां के पोस्टर्स हैं जो लगे हुए हैं और उसको हम देख सकते हैं किस तरह से जगह जगह वहां पोस्टर लगे हुए हैं और वहां के मुख्य सड़कों पर, मुख्य जगहों पर बड़े बड़ी होर्डिंग्स में ये पोस्टर लगे हुए हैं। माफी मांगा मोदी, यानी प्रधानमंत्री मोदी से कहा जा रहा है कि आप माफी मांगिए इस घटना के लिए। वो मूर्ति भी है जो धराशायी हो गई। और यही नहीं, एक करीब 1950-57 की कोई मूर्ति है शिवाजी की, बहुत ही बड़ी मूर्ति है, कांसे की प्रतिमा है। अभी तक वो कितनी मजबूती के साथ खड़ी है इसका भी उदाहरण दिया जा रहा है कि एक वो मूर्ति थी और ये एक आपने बनवाई है, 3600 करोड़ रुपए उस पर खर्च कर दिए हैं। तो बहरहाल ये सारे मुद्दे हैं जिस पर इंडिया गठबंधन ने घेरा हुआ है भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए गठबंधन को। कई ऐसे मुद्दे हैं कि एनडीए गठबंधन, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है, लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को ही ऑपरेशन लोटस का शिकार बनाने की कोशिश कर रही है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। कितना सफल होती है या फिर ये सारी कोशिशें उसको बैकफायर करेंगी, उसको नुकसान पहुंचाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। तो अब इस कार्यक्रम
को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और आपको जो दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें होंगी, अपडेट्स होंगे, वो आपको डीबी लाइव पर मिलते रहेंगे। इसके अलावा हमारे नियमित कार्यक्रम 2 बजे खरी खरी, 4 बजे नज़र और नज़रिया और 7 बजे न्यूज़ पॉइंट आप देखना ना भूलें। अब मुझे समीर आत्मज मिश्र और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।